जो मोस्टली स्टूडेंट से पूछते रहते हैं मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, इस एनालिसिस से तो पता चलेगा कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, ये करेक्ट हुए हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स से गलती करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते। वो बोलते हैं अरे जो मैंने करेक्ट कर दिया तो मुझे आता ही है वो टॉपिक। ऐसा नहीं है दोस्त। हमने सोचा है कि क्यों स्टूडेंट्स सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं। स्टूडेंट से गलती करते हैं, जो टेस्ट सीरीज की एनालिसिस की जो पीडीएफ मिली है उसी के नोट्स बनाते रहेंगे सारी के। अरे नोट्स के नोट्स बना के क्या करोगे दोस्त? स्पेक्ट्रम खुद नोट्स है, लक्ष्मीकांत खुद नोट्स हैं, और ये टेस्ट की एनालिसिस जो मिल रही है वो खुद नोट्स हैं, और इसके नोट्स बनाते रहो। कोई अवार्ड आपको मिल जाए तो मुझे बता देना। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं रिकॉग्निशन इज नॉट रिकॉल। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे। 25% पे खेल के आया हूं मैं इसमें कि जय माता दी इस तरीके से आंसर लगाए हैं मैंने, और फिर तो इनकरेक्ट होने ही थे वो। सच सहने की और सच सुनने की हिम्मत हो तभी वीडियो कंटिन्यू करना। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे एग्जाम के लिए टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो में मैं टेस्ट लगाने के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं टेस्ट को एनालाइज करने के बारे में बात करूंगा। जब एग्जाम में लगभग 1 महीना रह जाता है तो हमारे माइंड में डाउट्स की बम्बार्डमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है कि मैं इतने ज्यादा टेस्ट लगा रहा हूं फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों मैं बार बार एक ही गलती को रिपीट करते जा रहा हूं। हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, हम कैसे हिडन वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे मैं मॉक टेस्ट को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। आज ये सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो से आपको दूंगा। इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 5, 10, 15 मॉक टेस्ट लगाते हैं। कोई ऐसा भी होता है जो एक भी नहीं लगाता है, ठीक है। वो मेरा कंसर्निंग पार्ट नहीं है। मेरा कंसर्निंग पार्ट वो है जो कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, जो टेस्ट लगा रहा है, लेकिन एनालिसिस सही से नहीं कर रहा है। उसको लग रहा है वो एनालिसिस कर रहा है, लेकिन वो एनालिसिस सही से नहीं कर रहा है। टेस्ट लगाना और टेस्ट की एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि टेस्ट सीरीज से प्रॉपर फीडबैक मिलता है, नॉलेज गैप फिल होता है, रिकॉलिंग का एक मेथड है, वीकनेस आइडेंटिफाई होती है, हम उस पर काम कर पाते हैं। लेकिन इसके भी साइंटिफिक मेथड्स हैं। सच सहने की और सच सुनने की हिम्मत हो तभी वीडियो कंटिन्यू करना, क्योंकि इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, इसमें कोई जनरल एडवाइस नहीं है। दिस वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, कॉग्निटिव लर्निंग, लर्निंग साइंस इन द ईयर्स ऑफ ऑब्जर्विंग द कैंडिडेट्स, चाहे वो सक्सेसफुल हो या फेल होने वाले हों। और तभी एक कैंडिडेट टॉपर बनता है, क्योंकि टॉपर को एनालाइज करना आता है एक टेस्ट को। आज चलिए उसी बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी मिथ है लोगों को कि मैं नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा लगाऊंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। गिविंग टेस्ट्स डजंट इंप्रूव परफॉर्मेंस। एनालिसिस ऑफ टेस्ट्स इंप्रूव्स योर परफॉर्मेंस। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है, पिछले 10 सालों से डेडिकेटली इसी एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को तैयार कर रहे हैं। और चलो मेरी बात पे यकीन नहीं होता, एक साइकोलॉजिस्ट है, उनकी बात कर लेते हैं, के एंड्रीज एरिक्सन। ये इन्होंने बहुत सारे चेस प्लेयर्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, म्यूजिशियंस, स्टूडेंट्स, सब पे रिसर्च की। और उस रिसर्च में इन्होंने पाया, कंक्लूजन इनका ये आया कि प्रैक्टिस अलोन डजंट क्रिएट एक्सपर्टीज। मींस हम जो बचपन से जो एक फ्रेज सुनते आ रहे हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हालांकि ये जेंडर बायस्ड है, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। और इसको करेक्ट किया एरिक्सन साहब ने। क्या? डेलिब्रेट प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। इट्स नॉट प्रैक्टिस, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। अब डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या होती है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियां ढूंढ रहे हो, फिर उनको अच्छे से समझ रहे हो, उनको करेक्ट कर रहे हो, और फ्यूचर में उसको प्रिवेंट कर रहे हो। और टेस्ट सीरीज की एनालिसिस सेम तरीके से काम करती है। एक टेस्ट सीरीज की एनालिसिस में यही इंक्लूड है, लेकिन इसके मेथड्स कैंडिडेट्स को नहीं पता होते। आज इस वीडियो में मैं आपको वो मेथड्स भी बताऊंगा, और आप ईमानदारी से बताना कि क्या आप इसी तरीके से टेस्ट एनालिसिस कर रहे थे, या बस रैंडम कि आपको कोई पीडीएफ मिल गई और आप उसको बस पढ़ के आगे बढ़ रहे थे। तो चलिए उस बारे में भी बात करते हैं। क्या आपने सोचा है कि क्यों स्टूडेंट्स सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं? क्या साइकोलॉजी है इस चीज के पीछे? आपको पता है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास वीडियो है, सब कुछ है। आपने अपने नोट्स पढ़े और पढ़ के आप एग्जाम लिखने गए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा लेकिन क्वेश्चन गलत कर दिया। ऐसा क्या हुआ होगा कि आपका क्वेश्चन सही होने की जगह जिसमें आप कॉन्फिडेंट थे वो गलत हो गया? ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं बहुत जगह कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं इजिली कर लूंगा, लेकिन उसमें दिक्कत आई मुझे करने में। एंड दिस इज कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। मोस्टली स्टूडेंट्स इसी जाल में उलझे रहते हैं। ये क्या है इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस? ये बोल रहा है कि जो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, मान लो कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से, आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि मैं तो पढ़ के आया हूं इस क्वेश्चन को।
और अब आप उसकी अटेम्प्टिंग में चले गए, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो उस चीज से अटेम्प्ट करने से। क्यों? क्योंकि आप वो रिकॉग्नाइज्ड टॉपिक है, आप ऑलरेडी उसको अपने नोट्स में पढ़ के आए हो। बट साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं रिकॉग्निशन इज नॉट रिकॉल। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे। और मोस्टली स्टूडेंट्स इसी चीज में उलझे रह जाते हैं। मींस जो टेस्ट है वो रिवील करते हैं कि आप एक्चुअली क्या जानते हैं, आपका ब्रेन एक्चुअली क्या जानता है। ऐसा नहीं कि आपको क्या लगता है कि आप क्या जानते हैं, दोनों बातों में डिफरेंस है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं ये चीज जानता हूं, लेकिन इन रियल हम नहीं जानते होते। तब हम टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट से हमें पता लगता है कि हाँ मैं वो बात जान रहा हूं, एग्जैक्ट मेरी वहां पे करेक्शन आ रही है या नहीं आ रही है। और इसीलिए टेस्ट लगाना भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट को एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। उसके मेथड्स देख लेते हैं। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एरर या मिस्टेक्स आप बोल सकते हो। जनरली जो मैंने एनालाइज किया है कि नॉलेज गैप की वजह से मिस्टेक्स होती हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, गेस वर्क में इश्यूज आते हैं और टाइम मैनेजमेंट में इश्यूज आते हैं, और इसके कारण क्वेश्चंस गलत होने स्टार्ट होते हैं। अब कुछ एग्जांपल की सहायता से इस बात को समझते हैं कि सपोज हमारे एग्जाम में, ये तो क्या मानना, ये तो ट्रुथ है, 125 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, 250 नंबर का पेपर है। ऐसे में हमने अटेम्प्ट किए 90 क्वेश्चन। मान लो आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एक टेस्ट में, मान लेते हैं एक फुल एंड टेस्ट में आपने 125 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके 60 करेक्ट हैं और 30 इनकरेक्ट हैं। 60 करेक्ट और 30 इनकरेक्ट मींस देयर आर 35 क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। अब इसका क्या रीजन है? सबसे पहले तो यह भी पहचानना बहुत जरूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स टेस्ट लगाया, मार्क्स कम आए, उठ के चले गए, हो गया। अगले टेस्ट में आएंगे, थोड़ा पढ़ के आएंगे अपने नोट्स को, फिर टेस्ट लगाएंगे, फिर उतने ही मार्क्स आएंगे, फिर ऐसे ही ये रिपीटेशन चलते रहेगी। इस बीच जो आंसर की उसको मिली है वो देखते रहेंगे, बस हो गया। नहीं, यहां से असली खेल शुरू होता है। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट्स और ये टॉपिक्स हमको आइडेंटिफाई करने हैं कि ऐसा क्या रीजन था कि मैं ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मींस हमें इसकी माइक्रो लेवल एनालिसिस करनी होगी। हर टेस्ट के बाद आपको ये चार्ट बनाना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई चार्ट नहीं है तो आप टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे थे, खुद को बेवकूफ बना रहे थे, आप गलत रास्ते पे चल रहे थे, चाहे इसमें जाने या अनजाने। और सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम का नेचर ऑफलाइन है और ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहते हैं। ना तो उनका कभी टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा और ना वो उसका इंपैक्ट उन्हें फाइनल एग्जाम में समझ में आ जाए कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं। जब एग्जाम का नेचर ऑफलाइन है तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? फिर वो प्रैक्टिस कैसे हुई? सेम इसीलिए जो यहां पे जो टेस्ट देते हैं हम पर्टिकुलरली प्रॉपर पीडीएफ आपको देते हैं, और पीडीएफ आप प्रिंट निकलवा सकते हो उसको डाउनलोड करके। और एक कैंडिडेट को मेरे अकॉर्डिंग, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा हो ऑफलाइन पढ़ रहा हो, अब सब कैंडिडेट ऐसा बोलेंगे, एक्सक्यूज देंगे, सर हम तो दिल्ली नहीं रहते हैं। तो किसने कहा दिल्ली रहना चाहिए टेस्ट लगाने के लिए? किसने कहा? जो दिल्ली आता है उसी का पेपर होता है क्या यूपीएससी में? तो उसको प्रिंट निकाल के 10 बजे बैठ के 10 से 12 की टाइमिंग में ओएमआर पे भरते वक्त उसको टेस्ट लगाना चाहिए, भले ही वो ऑनलाइन कैंडिडेट क्यों ना हो। और ऐसा फ्लो उसके पास चार्ट होना चाहिए। सबसे पहले 125 क्वेश्चंस को इस कैटेगरी में तोड़ो। मैं फुल एंड टेस्ट की बात कर रहा हूं यहां पे। फुल एंड टेस्ट में सपोज पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री के 18 या 20 क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से आए हैं 14-15 क्वेश्चन, एनवायरमेंट से 7-8 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन इकोनॉमी से, साइंस। माइक्रो लेवल पे जितना माइक्रो लेवल पे जाओगे उतनी गलती आइडेंटिफाई कर पाओगे और उतना करेक्शन का स्कोप होगा, उतना लर्निंग का स्कोप होगा। और एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में यही डिफरेंस होता है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो टेस्ट कलेक्शन में, टेस्ट गिविंग में, इन चीजों पे फोकस करता रहता है। जो एक टॉपर होता है वो टेस्ट देके उसकी एनालिसिस पे फोकस करता है, वो अपनी गलतियों को सुधारने पे फोकस करता है, उनसे सीखता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इसकी भी माइक्रो लेवल तोड़ना है। अब एग्जांपल लेते हैं कि पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आए। एक कैंडिडेट ने जो कॉन्फिडेंट है 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक अटेम्प्ट नहीं किया, 5 करेक्ट हुए, 4 इनकरेक्ट हुए। ऑफ कोर्स ये वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कि हो सकता है किसी का ये 6 नंबर है, किसी का 7 आए, किसी का ये नंबर ही कम आए। तो अगर ये नंबर कम आ रहा है तो ये नंबर बढ़ जाएगा। ये तो हो गया आपका इशू कि जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया। इस पे आपको काम करना है कि क्यों मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया। क्या जो सोर्सेज मैंने पढ़े हैं ये उन सोर्सेज से बाहर था इसलिए मैं नहीं कर पाया, या मैंने गेसवर्क नहीं लिया इसमें, मैं गेसवर्क लेता तो शायद करेक्ट हो जाता, या मैं इसके बारे में अधूरी जानकारी रखता था इसलिए मैंने सेफ साइड खेलते हुए इसको अटेम्प्ट नहीं किया। क्या रीजंस हैं? रीजंस आपको लिखने हैं। और जो ये करेक्ट हुए हैं, अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते। वो बोलते हैं अरे जो मैंने करेक्ट कर दिया अब तो मुझे आता ही है वो टॉपिक। ऐसा नहीं है दोस्त।
आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से राउंड में ये करेक्ट किया आपने। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें मल्टीपल राउंड्स में एग्जाम करना है। फर्स्ट राउंड में 100%, सेकंड राउंड में 50% और थर्ड राउंड में 33% प्रोबेबिलिटी पे हमें खेलना है। तो ये कौन से राउंड के क्वेश्चंस हैं आपके? क्या ये 100% वाले हैं, 50% वाले हैं, 33% वाले हैं? अगर ये 100% वाले हैं तो क्या मैं स्किप कर दूं इसको? आंसर है नो। जो एक्सप्लेनेशन गिवन है उसमें भी देखो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है जो आपके नोट्स में या आपके माइंड में नहीं है। अगर वो ऐसा है तो उसको तुरंत अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, क्योंकि ये डिसाइड कर लो कि मैं टेस्ट रिवाइज करूंगा या नोट्स रिवाइज करूंगा, क्योंकि एक महीना बचा है, सब कुछ तो रिवाइज नहीं कर सकते। अगर टेस्ट ही रिवाइज कर रहे हैं तो वहीं पे उसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, या अपने नोट्स में लिख लो कि मैं FLT 1 से ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज करना है। दूसरा, जब भी टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, मान लो हम जनरली 70 पेज की देते हैं आपको FLT के आंसर की टाइप, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है 4 ऑप्शंस की। अब उसके साथ हमेशा आपके वो सोर्सेज होने चाहिए जहां से आपने पढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि बस वो प्रिंट निकलवाया और बस मैंने अच्छा इसका आंसर ये है, ये तो मेरा ठीक था, ये गलत था, ऐसे नहीं। अपने रिसोर्सेज देखो और खोलो वो चैप्टर, वहां से आप फिर से रिपीट कर रहे हो, और कॉग्निटिव साइंस में से बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन, और इससे हमारी मेमोरी और स्ट्रांग होती है। लास्ट वीडियो में एबिंगहॉस के बारे में हमने बात की थी, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिसने फॉरगेटिंग कर्व दी थी कि हमारा ब्रेन ही डिजाइन ऐसे हुआ है कि भूलने के लिए। तो क्या करें? उसका सॉल्यूशन है कि इसको बार बार वो चीज को इसकी नजरों के सामने से निकालना होगा इंटरवल पे, और ये टेक्निक हमें अपनानी है। ऐसे में जब वो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन ये आपको ज्यादा रिटर्न देगा दोस्त। आप अपने नोट्स भी देखोगे इसके बहाने दोबारा, उसमें कोई कमी है तो वो एड ऑन भी कर पाओगे। और अब ये तो मैं करेक्ट वाला बता रहा हूं, और हो सकता है मान लो 50% की कैटेगरी में हो, तो ऐसा क्या इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट था कि आप जो नहीं जान पा रहे थे वो कहां दिक्कत थी उस चीज की, और 33% वाला था, फिर तो और ज्यादा नॉलेज गैप है, उसको फिल करने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि इनकरेक्ट कैटेगरी की। इनकरेक्ट कैटेगरी में भी अब वेरियस कैटेगरीज हैं। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, गेसिंग है, टाइम मैनेजमेंट है। सिली मिस्टेक क्या होती है? सिली मिस्टेक ये होती है क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में करेक्ट पूछा था इनकरेक्ट के हिसाब से दे दिया, इनकरेक्ट पूछा था करेक्ट के हिसाब से दे दिया, या OMR भरते में गलती कर दी, मशीन ने नहीं उठाया सही से चेक करते वक्त। या बहुत बार ऐसा भी होता है जो सिली मिस्टेक्स में हम भरना ही भूल गए उसको, मतलब उसमें मार्क कर दिया, वो नॉन अटेम्प्टेड कैटेगरी में चला जाएगा, पेपर पे अटेम्प्ट कर दिया, OMR पे नहीं भरा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइन से गलत भर देते हैं। एक तो होता है कि मान लो जो भरने में OMR में गलती कि A भरना था, B भर दिया, और एक ये होता है कि पहले ये ऐसे कर दिया और फिर ये कर दिया। दोनों ही तरीके, दोनों में गलत काउंट होगा। वो क्लियर इंस्ट्रक्शन है यूपीएससी की, इस पर कोई रहम नहीं है। यूपीएससी जालिम है, हाँ जालिम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको वो तो खुश है उल्टा जितना आप उसको जालिम समझोगे। ये प्रूव कर दिया उसने सिविल सर्विसेज एग्जाम में। अब बात आती है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की। अगर कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं ना दोस्त, तो मैराथन वीडियोस जाके देखो, वहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी है। देखो कि ज्योग्राफी में के कॉन्सेप्ट वीक हैं या साइंस के वीक हैं। मीन सबसे पहले तो आपको ये सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं, और इस सब्जेक्ट में मतलब जो इनकरेक्ट हो रहे हैं, मतलब कौन से वाले सब्जेक्ट में ज्यादा इनकरेक्ट हो रहे हैं, वो सब्जेक्ट वीक है आपका। अब उसकी माइक्रो एनालिसिस करनी है कि सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक है या कौन सी इसकी कैटेगरी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और उसके अंदर कौन सा टॉपिक जो मैं गलत करके आया हूं, और कैसे मैं इसको ठीक कर सकता था। अगर मैं इसमें गेस वर्क पे जाता, मान लो कि नॉन अटेम्प्टेड वाले पे गेस वर्क पे जाता, तो कौन सा आंसर लगाता और वो सही होता या नहीं होता। इसमें भी आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कितने गेस आपने लगाए थे, कितने 50% वाले थे, कितने। सर इतना रिसर्चर थोड़ी बनना है मुझे, नहीं बनना तो असिस्टेंट कमांडेंट का सपना भी भूल जाओ दोस्त, क्योंकि हर टॉपर यहां से होके निकला है। ये रिसर्चर वाली बात नहीं है, दिस इज द साइंटिफिक पाथ टू अचीव योर गोल। और अभी आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, एक बार करके देखो और फिर डिफरेंस देखना पहले में और अब में। दूसरा, हो सकता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है सिली मिस्टेक हो सकता है गैसिंग मिस्टेक और हो सकता है नॉलेज गैप हो सकता है कि बस धक्के से 25% पे खेल के आया हूं मैं इसमें, कि जय माता दी इस तरीके से आंसर लगाए हैं मैंने, और फिर तो इनकरेक्ट होने ही थे, वो अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो ये जो खेल है, जो मोस्टली स्टूडेंट से पूछते रहते हैं मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, इस एनालिसिस से तो पता चलेगा कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, कि राउंड्स में 50% और 33% वाले राउंड्स में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट से गलती करते हैं, पहले राउंड में ही 100% और 50% वाले कर लेते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करोगे जब उसके एनालिसिस करोगे कि ये कौन सा वाला टॉपिक आपका पक्का था और कौन सा कच्चा था, सही से ब्रेन में कौन सा बैठा हुआ है।
वो एनालिसिस करने से पता चलेगा। एनालिसिस तो जब सही से करेंगे ना, जब पेपर अटेम्प्ट सही से किया हो। लास्ट वीडियो में उसी बारे में बात की थी। और अब मींस ये जो 60 करेक्ट हुए हैं और ये जो 30 इनकरेक्ट हैं, इनका पूरा चार्ट बनेगा दोस्त, हर एक सब्जेक्ट वाइज और माइक्रो लेवल पे टॉपिक वाइज। सेम इन 35 क्वेश्चंस का भी बनेगा कि मैं कैसे इस टॉपिक को, ठीक है, इसने नॉलेज गैप को भर दिया, जो आंसर है वो देख लो, उसको माइक्रो लेवल पे अपने नोट्स में ऐड करना है, ऐड कर लो, वहीं से पढ़ना है वहां से पढ़ लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती करते हैं जो टेस्ट सीरीज की एनालिसिस की जो पीडीएफ मिली है उसी के नोट्स बनाते रहेंगे सारी के। अरे नोट्स के नोट्स बना के क्या करोगे दोस्त? स्पेक्ट्रम खुद नोट्स है, लक्ष्मीकांत खुद नोट्स हैं, और ये टेस्ट की एनालिसिस जो मिल रही है वो खुद नोट्स हैं, और इसके नोट्स बनाते रहो। कोई अवार्ड आपको मिल जाए तो मुझे बता देना, फिर तो मैं भी कर लूंगा ये काम, बाकी स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड कर दूंगा। इससे फायदा नहीं होता दोस्त। नोट्स का अपना एक फायदा होता है समय बचाने का, और समय ही कहां है? 30 दिन में क्या क्या कर लोगे? प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी है। और टाइम मैनेजमेंट, जो टेस्ट ही नहीं लगाता उसका तो टाइम मैनेजमेंट होना ही नहीं है। फाइनल एग्जाम में उसको ये बात समझ में आएगी। तो टेस्ट टाइम बाउंड मैनर में आप नहीं लगा रहे हो तो टाइम बाउंड मैनर में लगाना स्टार्ट कर दो दोस्त। और ऐसे ही फुल एंड टेस्ट 1 2 3 4 5 जितने भी आपने सोचा है, मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 5 लगाने चाहिए कैंडिडेट को, क्योंकि इंप्रूव कैसे करेगा? कम से कम 5 7 मैक्सिमम 10 इतने काफी हैं। फुल एंड टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है, सर मैं अभी क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, और मैं क्या करूंगा अभी? दोस्त जो मैराथन वीडियोस है वो देखो, पेपर 1 का क्वेश्चन बैंक चाहिए वो देता हूं आपको। 2250 क्वेश्चंस हैं, उसमें पीवाईक्यू बेस्ड वो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। हर सब्जेक्ट के 400 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं, किसी के 400 है, किसी के 250 सब्जेक्ट की वेटेज के अकॉर्डिंग है। और वो एवीकेएस के ऐप से आप जाके ले सकते हो, प्रिंट में निकाल सकते हो उसका। ऑफ कोर्स उसका एक मिनिमम फीस रहेगा, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती दोस्त समाज में, लेकिन फीस ऐसी रहेगी कि किसी को देते वक्त ज्यादा सोचना ना पड़े। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर चार्ट नहीं बना रहे, मोस्टली स्टूडेंट्स है कि ये भी गलती करते हैं, मैं फिर से बता देता हूं कि टेस्ट लगाया और उसी को ट्रीटमेंट समझते हैं। दोस्त आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले आपके कुछ टेस्ट लिखता है, उसके बिहाफ पे आपको मेडिसिन देता है और फिर ट्रीटमेंट चलता है। मतलब जो वो टेस्ट लिख रहा है, दीज टेस्ट्स डजंट क्योर योर डिजीज, इट रिवील्स योर डिजीज। उससे पता लगता है दिक्कत कहां है। सेम जब आप टेस्ट एनालिसिस करोगे, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आपको दिक्कत कहां है, और तब उस पर काम कर पाओगे। और सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से काम नहीं चलेगा, उस पर काम भी करना पड़ेगा। जब उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और इन द लास्ट आई वांट टू से यू कि एनालाइज साइंटिफिकली, इंप्रूव सिस्टमैटिकली एंड अटेम्प्ट कॉन्फिडेंटली। इस तरीके से एग्जाम दोगे, एग्जाम नहीं रुकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।